प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 का जो है मैंने भाग अभी पूरा नहीं किया है, उसको मैं थोड़ा सा रुक के बाद में करूँगा। अभी हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, गति। इसको लेंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। गति क्या होती है, गति कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बहुत कुछ आने वाला है। और इस बहुत कुछ आने वाले में हम देखेंगे कि गति के ग्राफी निरूपण कैसे करते हैं, एक्सटी ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तमाम पहलुओं पर नज़र डालेंगे और गति को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं शुरू करता हूँ। गति। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। हम सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर गति को समझा जा सकता है तो सरल रेखा में समझा जा सकता है। गति होता क्या है, हम कहते हैं एक वस्तु इधर से उधर चली जा रही है, अपना स्थिति परिवर्तन कर दे रही है, तो हम कहते हैं वस्तु गति कर रही है। स्थिति परिवर्तन करने में वस्तु गति कर रही है, पर स्थिति किसके सापेक्ष गति कर रही है? मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ मैं कि क्या जब ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पैसेंजर्स को देखता है तो उसके सापेक्ष पैसेंजर गति कर रहे होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर ट्रेन को देख रहा होता है तो उसकी नज़र में वो दो पैसेंजर गति कर रहे होते हैं? नहीं, आप कहेंगे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में उसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तन होता है, जो सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो इसके लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे संदर्भ भी कह सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ एक्सिस हम एक्सिस के रूप में लेंगे बाद में, संदर्भ बिंदु भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट, तो वहाँ से उसके सापेक्ष, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन में वो बिंदु जो है वो एक व्यक्ति हो गया, उसके सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। ट्रेन चल रही है, दोनों व्यक्ति चल रहे हैं ट्रेन के अंदर, बाहर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो बिंदु है, उसके सापेक्ष दोनों की स्थिति में परिवर्तन होता है। गति स्थिति परिवर्तन तो है, पर किसी बिंदु के सापेक्ष। गति यानी मोशन जो है इज ए रिलेटिव टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। ये क्वेश्चन आता है, इज ए रिलेटिव टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट मतलब होता है निरपेक्ष पद है या सापेक्ष पद है। गति गति क्या है, सापेक्षिक रूप में लेते हैं हम या निरपेक्ष रूप में लेते हैं? एब्सोल्यूट टर्म में तो आप कहेंगे मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। गति जो है सापेक्षिक टर्म है, किसी संदर्भ विशेष के लिए कोई वस्तु गति कर रही होती है और किसी संदर्भ विशेष के लिए गति नहीं कर रही होती। अमूमन देखा जाए तो गति, मोशन क्या है, सभी वस्तुएं गति कर रही हैं। ब्रह्मांड घूम रहा है पूरा, देखा जाए तो। अगर हम पृथ्वी में मैं खड़ा हूं, मैं इस समय तो मैं स्थिर तो हूं, परंतु ब्रह्मांड में किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष मैं गति कर रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, पृथ्वी चारों ओर रोटेशन गति कर रही है। तो उसके करके मैं पृथ्वी के साथ साथ मैं भी गति कर रहा हूं बाहर के बिंदु के सापेक्ष। ये ब्रह्मांड गति कर रहा है, तो हर चीज गति कर रही है, परंतु स्थिर क्या है? फिर विरामावस्था क्या है? विरामावस्था यानी रेस्ट इन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। दो चीजें होती है, ऑब्जेक्ट लेते हैं वस्तु के लिए हम, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन। मोशन यानी कि वस्तु गति में है, वस्तु विरामावस्था में है। वस्तु विरामावस्था में किसी बिंदु के सापेक्ष होती है, दूसरे बिंदु के सापेक्ष क्या होती है? गति की अवस्था में होती है। इसीलिए हम कहते हैं मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है गति के लिए। अब गति के लिए और क्या क्या जरूरत पड़ सकती है हमें, इसको हम कहेंगे। तो यहां पर एक तो हो गई स्थिति, हमें स्थितियों की जरूरत पड़ेगी। पोजीशन की, हमें गति को दिखाने के लिए पोजीशन दिखानी पड़ेगी, स्थिति दिखानी पड़ेगी। अगर मैं एक सरल रेखा में गति कर रहा हूं तो मैं एक मूल बिंदु ले सकता हूं, उस मूल बिंदु के सापेक्ष में यहां पर लिखता हूं मैं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ये गति एक सरल रेखा में दाईं ओर को ले रहा हूं मैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। दीज आर द पोजिशंस। ये क्या है? सरल रेखा की पोजीशंस है। पर कुछ पोजीशन इधर भी होंगी, -20 किलोमीटर, -30 किलोमीटर, -40 किलोमीटर। मैंने एक ओ बिंदु ले लिया यहां पर, उसको मैंने ले लिया मूल बिंदु। क्या ले लिया? मूल बिंदु। सपोज आपने एक सरल रेखा ली है,
हम इसको ऐसे मान लें कि कोई वस्तु जो है पूरी जो है एक सीधी रेखा में कोई कार गति कर रही है, सरल रेखा में, सीधी रेखा में कोई कार गति कर रही है। आप सपोज अपने कुछ स्टेशन जिनको आप जानते हैं, मैं उन्हीं का रेफरेंस दूंगा यहाँ पर, काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर, उसके आगे रामपुर और मुरादाबाद को आप एक सरल रेखा में मान लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया काठगोदाम, यहाँ पर ले लिया मैंने हल्द्वानी, यहाँ पर ले लिया रुद्रपुर, और यहाँ ले लिया रामपुर, और यहाँ ले लिया मुरादाबाद, यहाँ ले लिया गजरोला, और यहाँ ले लिया मैंने दिल्ली। ये मैं मान के चल रहा हूँ एक सरल रेखा है सपोज। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको पूरी सरल रेखा मान लें, ये पोजीशन ले ली। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है कि हमने एक मूल बिंदु लेना होगा। मूल बिंदु रामपुरी के लिए रुद्रपुर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बिंदु आप इधर इसको ले लीजिए, इसके सापेक्ष में आप लीजिए, मुरादाबाद को ले लीजिए, इसके सापेक्ष में लीजिए। दाएं ओर का ले लिया मैंने पॉजिटिव एंड बाएं ओर का ले लिया नेगेटिव। यानी कि आपको एक पॉजिटिव लेना होगा, एक नेगेटिव लेना होगा, बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरह लिया है। पॉजिटिव साइड्स को ले लिया हमने बाईं और दाईं ओर की साइड्स को ले लिया पॉजिटिव, बाईं ओर की साइड्स को ले लिया है नेगेटिव। हालांकि ये आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है काठगोदाम, हल्द्वानी वगैरह, ये माना गया है क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। अब मैं यहां पर आऊंगा दूसरे टर्म में, पथ लंबाई क्या होती है। पथ लंबाई यानी कि पाथ लेंथ, जिसे हम कहते हैं पाथ लेंथ क्या होती है। पाथ लेंथ वो आप कहेंगे पथ, पथ मतलब रास्ता, मैं जितना रास्ता चला वो उसकी लंबाई, वो पथ लेंथ हुई, पाथ लेंथ। सपोज मैं यहां से चला, रामपुर से, मूल बिंदु से चल रहा हूं फिलहाल, ठीक है। रामपुर से कोई गाड़ी चली, सीधी रेखा है मान लीजिए, यह मत कहिए कि सीधी रेखा नहीं है। रामपुर से एक कार चली ए, ये पहुंची 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 यहां पे पहुंच गई हल्द्वानी, ये हल्द्वानी पहुंच गई, रामपुर से चली हल्द्वानी पहुंच गई, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, आप कहेंगे कितनी दूरी तय करी, तो जितना पथ की लंबाई है उतनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, आप कहेंगे 50 किलोमीटर दूरी तय करी। पथ लेंथ, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, दूरी, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस, और इसे कह सकते हैं कि चली गई दूरी। पाथ लेंथ वास्तविक पाथ, वास्तविक पथ जो वस्तु के द्वारा तय किया गया है उसे कहते हैं दूरी। और इसमें किसी दिशा का लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं, कोई दिशा नहीं नापते, अर्थात ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि का सेंस आपको हमेशा पता रहना चाहिए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब वैल्यू होती है उसकी, जैसे यहां पर 30 किलोमीटर परिमाण तो है 30 किलोमीटर, पर दिशा नहीं है। अब जरूरी नहीं कि हम, अगर मैं कहूं हल्द्वानी पहुंची कार और वापस आ करके यहां पहुंच गई, तो पाथ लेंथ कितनी हो गई, पाथ लेंथ कितनी हो गई 30, और ये यहां पर 30 और 20 के बीच में कितना कवर कर लिया 10, यानी कि 40 किलोमीटर। पाथ लेंथ तो 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर में कहीं दिशा का सेंस नहीं है। अब आता है विस्थापन, परंतु कितना डिस्प्लेस हुई है इस O से H तक जाने में, H से फिर ये रुद्रपुर आने में, ये रुद्रपुर आने में कितना डिस्प्लेस हुई है, रामपुर से रुद्रपुर की दूरी हुई, कितना डिस्प्लेस, उसमें कितना विस्थापन हुई है। मूल बिंदु रामपुर से, कोई भी व्यक्ति कहेगा रामपुर से अभी कार कहां पर है, 20 किलोमीटर दूर रुद्रपुर पर है, यानी वो विस्थापन हो गया। विस्थापन हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपके ओरिजिन से है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपके ओरिजिन से है, उसे कहते हैं विस्थापन। और ये तय दूरी नहीं है बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये कहां से है, मूल बिंदु से, तो आपको पता है मूल बिंदु से कहां पर है, दाईं ओर है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बल्कि ये क्या है, इसमें दिशा के साथ परिमाण भी है, तो इसलिए ये हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हम बात करेंगे तो पोजीशन, बहुत सिंपल गति का हम वर्णन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में तो मैं अगर कल्पना करूं, मैं फील करूं कि सीधी रेखा में जा रहा हूं मैं, तो सीधी रेखा में अगर मैं टर्न नहीं हो रहा हूं, अगर मैं वापस नहीं मुड़ रहा हूं, तो पाथ लेंथ जितनी है वही स्ट्रेट लाइन में विस्थापन भी है। अगर मैं अपने एक मूल बिंदु से गया, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, 30 किलोमीटर वही विस्थापन भी है, 40 किलोमीटर वही। पर अगर मैं वापस आ रहा हूं
तो पाथ लेंथ तो बढ़ जा रही है, पर विस्थापन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ या और डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बड़ा हो सकता है परंतु बराबर भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। अब एक चीज और है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती है। मैं यहां से जाऊं और यहीं वापस आ जाऊं तो मेरी डिस्टेंस जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं है, कितनी दूरी तय करी, कितना पथ तय किया। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा, देखिए यहां से रामपुर से रुद्रपुर गई, रुद्रपुर से हल्द्वानी गई, हल्द्वानी विस्थापन कितना हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, इनिशियल पॉइंट ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस रूप में भी लेते हैं, विस्थापन यानी कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये अंतिम बिंदु कितना है, 20 माइनस 0 यानी कि 20 किलोमीटर विस्थापन, 20 किलोमीटर विस्थापन। परंतु पाथ लेंथ कितनी थी, 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी थी, 40 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर कहां पर है, दाईं ओर, तो दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या बराबर। अब अगर ये मूल बिंदु पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। मूल बिंदु से चले थे मूल बिंदु पर वापस, विस्थापन जीरो, वो पाथ लेंथ कितनी हुई, 30 किलोमीटर तक गए, 30 किलोमीटर वापस 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इधर गए, 30 किलोमीटर इधर गए वापस। डिस्टेंस तो हुई 30 किलोमीटर तय दूरी, पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पर जीरो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेस विस्थापित, कितना विस्थापित हुई है एक बिंदु से, हम लोग मूल बिंदु लेना पड़ेगा, संदर्भ बिंदु, उससे कितना विस्थापित हुई है, किस दिशा पे हुई है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। पर डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, पथ की लंबाई, कितना कवर किया है, दूरी कितनी कवर की है, उसे कहते हैं हम पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, यहां पे जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा, देखिए अब कार को अगर मैं यहां से लूं 40 किलोमीटर, इनिशियल पॉइंट ले लिया मैंने 40 यानी कि प्रारंभिक बिंदु ले लिया 40 और यहां पहुंची फाइनल, अब कार ऐसे मूव कर रही है, तो फाइनल पॉइंट तो हुआ 30 माइनस 40 बराबर ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। बोलिए कितना हुआ, तो आप कहेंगे -10 किलोमीटर। 30 माइनस 40 तो -10। माइनस क्या शो कर रहा है, कार बाईं ओर आ रही है। कार क्या है, अगर हम बाईं ओर की दिशा में लेंगे, इधर भी लेंगे -20 माइनस माइनस प्लस 30, तो यहां पर क्या आएगा फिर, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये हुआ, इनिशियल पॉइंट ये हुआ, -30 माइनस 20 बराबर -30 माइनस माइनस प्लस 20 यानी कि -10 किलोमीटर। इधर से इधर को गई कार, विस्थापन कितना हुआ, -10 किलोमीटर। अब दिशा देखिए, दिशा देख रहा हूं मैं, इधर को जाइए बाईं ओर, तो बाईं ओर को विस्थापन क्या आ रहा है, नेगेटिव। दाईं ओर को विस्थापन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। विस्थापन शून्य भी आ रहा है, यानी विस्थापन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां पर हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट के द्वारा हमने सिद्ध करने की कोशिश करी कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। इसे किताब में पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा प्यारे तरीके से और अपने आप बनाइएगा और समझिएगा, क्योंकि फिजिक्स में जितना समझा जाए कम है। आगे बढ़ते हैं हम। अब लेते हैं टाइम कोऑर्डिनेट। गति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें समय की भी जरूरत है, गति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें समय की भी जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं टाइम कोऑर्डिनेट। अब टाइम तो बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन कोऑर्डिनेट आप समझ गए हैं, हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पोजीशन दिखा देंगे, बाएं दाएं कोऑर्डिनेट, बाएं दाएं या ऊपर नीचे। ऊपर ले लेंगे पॉजिटिव, नीचे ले लेंगे नेगेटिव, दाईं ओर ले लेंगे पॉजिटिव, बाईं ओर ले लेंगे नेगेटिव, और साथ में ले लेंगे टाइम। डिफरेंट टाइम पर इसकी पोजीशन को हम ले सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पर पोजीशन क्या क्या है। डिफरेंट टाइम, 5 मिनट बाद कहां पर है वस्तु, 10 मिनट बाद वस्तु कहां पर है, 15 मिनट बाद वस्तु कहां पर है,
तो दो कोऑर्डिनेट हमें मिल सकते हैं टाइम कोऑर्डिनेट। अब जो है टाइम कोऑर्डिनेट के लिए भी हमें मूल बिंदु लेना पड़ेगा। 5 मिनट पहले कहां थी, 10 मिनट पहले कहां थी, 15 मिनट पहले कहां थी, तो उसको मूल बिंदु से नेगेटिव लेना पड़ेगा और आने वाले आगे के जो घटनाक्रम होगा उसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे बिफोर क्राइस्ट, बीसी एंड एडी। एडी हमने लिया बाद के और बीसी हमने बिफोर क्राइस्ट, एक हमने पॉइंट संदर्भ बिंदु ले लिया उससे पहले 200 बीसी पूर्व, 322 बीसी। तो इस प्रकार से जो है हम जैसे टाइम कोऑर्डिनेट का कैलेंडर में यूज करते हैं बिल्कुल वैसी एक जीरो और आगे का टाइम +30 मिनट, आधा घंटा बाद या आधा घंटा पहले। अब मैं कुछ एक यहां पे ग्राफ बना करके बताना चाहूंगा। एक ग्राफ खींचता हूं मैं यहां पर ये। अब ये एक्स हो गया पोजीशन, ये हो गया टाइम। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक्स टी ग्राफ है, ये मूल बिंदु है। अब मैंने कहा ये मूल बिंदु, ये टाइम कोऑर्डिनेट ले लिया और एक पोजीशन कोऑर्डिनेट ले लिया, ओके, सीधी रेखा में। इतने सेकंड में, 0 समय में इनिशियल पॉइंट पर ये एक्स पर है, उसके बाद कुछ समय बढ़ा, सपोज 5 मिनट, जो मैं अभी कह रहा था 5 मिनट, फिर कह दिया 10 मिनट, ठीक है 15 मिनट, ठीक है 30 मिनट, ये 30 मिनट, मिनट में क्या पोजीशन चेंज हुई? आप कहेंगे पोजीशन ये यहां पर 20, 30, 40 किलोमीटर में लिया, तो 40 किलोमीटर में ही है वस्तु, मूल बिंदु से 40 किलोमीटर दूरी पर ये वस्तु। टाइम कुछ हल्द्वानी पे रुकी है वस्तु, कार रुकी है तो रुकी है, बस रुकी है तो रुकी है, चल नहीं रही है, तो वस्तु क्या कहेंगे आप, विरामावस्था में है। इस बिंदु के सापेक्ष टाइम के अकॉर्डिंग विरामावस्था में है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ शो कर रहा है कि जब वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है। तो ये पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट का एक तो विरामावस्था का हो गया। अब अगर मैं एक और ग्राफ खींचूं तो उस पर भी विचार कर लेते हैं। जीरो एक्स टी, थोड़ा पेन हल्की चल रही है, देखिएगा, हाँ ठीक हो गया। ये सीधी रेखा खींची है, ये सीधी रेखा खींची है। यहां पर भी ले लेते हैं, 5 मिनट में यहां पहुंची, 10 मिनट में यहां पहुंची, 15 मिनट में यहां पहुंची और 20 मिनट और 25 ही मिनट में ले रहे हैं, तो मिनट में यहां पहुंच गई हमारी 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, बराबर तय कर रही है। 10-10 किलोमीटर का बराबर तय कर रही है, बराबर तय कर रही है। इतना इधर गया, इतना इधर गया, इतना इधर गया, बराबर तय कर रही है। यानी समान समय में समान समय, अगर मैं 5 से 10 ले रहा हूं इतना तय कर रही है, 10 से 15 ले रहा हूं इतना तय कर रही है। समान समय में समान दूरी तय कर रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन समान समय में समान दूरी तय कर रही है, समान से इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि एक ही दिशा में वस्तु गति कर रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बराबर हो सकता है, मैंने अभी पहले बताया था। तो समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और हिंदी में बोलेंगे एक समान गति। एक समान गति यानी सिर्फ वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि समय अंतराल चाहे बहुत छोटा सा लिया जाए चाहे बहुत बड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं और बड़ा सा समय ले रहे हैं, इतने आधे घंटे का समय लिया, भैया आधे घंटे में इतना चलना है मुझे, आपने देखा कि कम हो गया तो तेज चला दी, स्पीड तेज चल गए, तो वो समान समय में नहीं हुआ। समान समय के लिए समय को भी हमें छोटा करना पड़ेगा, सूक्ष्म से इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक समय, और बिल्कुल माइक्रो सेकंड भी उसमें भी वो समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, और उसका ग्राफ क्या आएगा, एक्स टी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट, अब असमान गति क्या होती है? एक समान गति तो ये हो गई, असमान गति क्या हुई? जब वस्तु समान समय में समान दूरियां तय ना करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी वस्तु समान समय में समान दूरियां तय ना करे। मैं अपनी कार निकालता हूं, पहले एक्सीलेटर देता हूं, धीमे 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 मेरी कार का वेग बढ़ता है, वो तेज होती है कार, धीरे धीरे तेज चलने लगती है,
पहले वो कम कम दूरियां तय कर रही होती, फिर ज्यादा दूरियां तय कर रही होती, फिर स्ट्रेट लाइन में आ जाता, फिर समान समय में समान दूरी तय कर रही होती, फिर ब्रेक लगाता हूँ भीड़ भाड़ इलाके में कम कम दूरी तय कर रही होती है, तो उसकी गति कभी तो बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, पर वो समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही है हमेशा पूरे गति के उसमें। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति। क्या कहेंगे? असमान गति। कल हम अब डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में असमान गति और समान गति पर आधारित कुछ और एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी एंड स्पीड क्या कहती है, कैसे हम असमान गति और समान गति में वेलोसिटी निकालेंगे। हमारा डायग्राम होगा ये, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां से टाइम लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और इधर हम ले लेंगे दूरियां 50, 100, 150, 200, 250, 300 मीटर में। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? यहां पे एक्सटी ग्राफ यहां भी खींचा हमने, पर यहां पे हमने दोनों असमान गति और समान गति को मिक्स किया है। पहले जो है ये कम समय में तेजी से बढ़ता जा रहा है, इतना समय हुआ इतना बढ़ गया, इतना समय हुआ इतना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, इतना समय हुआ इतना बढ़ गया, इतना समय हुआ इतना बढ़ गया, तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये भी असमान गति है, वस्तु तेजी से बढ़ती जा रही है, तेजी से कम समय में अधिक गति अधिक दूरी तय कर रही है। और यहां से यहां तक अब स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान समय में समान दूरी तय कर रही है। और यहां पर फिर हल्के हल्के डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि वस्तु रुक रही है, कम समय बढ़ रहा है पर वस्तु की जो दूरी है वो कम तय कर रही है। तो यहां पर स्लो डाउन हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। ये भी असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बढ़ता हुआ। और यहां पर है नॉन यूनिफॉर्म असमान गति, जब घट रही है, दूरी घटती जा रही है। तो इन तीन पे आधारित हम जो है स्थिति समय ग्राफ को हम डिफाइन करेंगे, गति को डिफाइन करेंगे। कल का टॉपिक होगा हमारा इस यूनिट से औसत वेग तथा औसत चाल किसे कहते हैं। ओके, तो बच्चों यहीं पर हम इसको रोकते हैं। इतना पढ़िए, समझिए, गति पे विचार करिए। गति आज हमने क्या देखा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गति में क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, अगर आप किसी मार्केट में रहते हैं, सपोज पतलोट मार्केट में अपने घर में रहते हैं, आप घर से निकले, मार्केट में गए और फिर घर मार्केट से घर में वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उसी जगह पे बैठ गए सपोज। परंतु पाथ लेंथ, पथ की लंबाई अधिक है, तो वो आपके और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझिए, इन ग्राफ्स में अंतर समझिए। विरामावस्था का ग्राफ कैसा होगा, एक समान गति का ग्राफ कैसा होगा, असमान गति। अब यहां पर असमान गति के जो दो ग्राफ हैं, यहां पर स्पीड यहां पर देखिए तेजी से जा रही है, यहां पर तेजी से घट रही है। तो एक क्वांटिटी और आएगी चाल, यहां पर चाल बढ़ रही है, यहां पर चाल घट रही है। और जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, सरल रेखा में गति की बात करते हैं, और वस्तु को टर्न ना लें, सीधी रेखा में चलते जाएं, तो चाल और वेग बराबर होते हैं। परंतु चाल दूरी पर निर्भर करता है, वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है, एकांक समय में कितना विस्थापन हो गया वो वेग कहलाता है। इस आधार पर चाल क्या है? अदिश राशि है, और वेग क्या है? सदिश राशि है। कल इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।